Yes, continue with these things. ना करो बस। चलो दोस्तों, सो कंटिन्यू करते हैं पॉलीमर चैप्टर। ठीक है, चलिए आ जाइए। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि चैप्टर में जो है पॉलीमर है, और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जो है ना, एमसीक्यू वगैरह आता है आपके बोर्ड में। यस सर। तो वहां से एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से आएंगे। बेसिकली आपको अगर एमसीक्यू 10 to 12 आ रहे हैं या 15-20 आ रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जेई के पर्पज से, वो भी स्पेशली आप जेई मेन की बात करो। जेई मेन के इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, डन है, तय है कि आने ही वाला है, और वो एक क्वेश्चन से आपको मिलने वाले 4 मार्क्स। और इसमें टाइम कितना लगेगा, तो अगर मैं आपको बोलूं ना कि भाई जैसे क्या होता है कि कहीं न्यूमेरिकल करना है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि 4 ऑप्शंस दिया होगा, अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे। मुश्किल से मुश्किल आपको लगेगा 10 सेकेंड। कितना लगेगा? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड। यानी कि सिर्फ आपको, देखिए मैं पढ़ाऊंगा, आपको याद करना है। इसमें बहुत सारी चीजें याद करनी है, मैं पूरा समझा दूंगा, और उसको याद रखना, जो आपने समझा है उसको याद रखना, और बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, वो मेरा जिम्मेदारी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पिछले 15 साल के मैंने क्वेश्चंस आपको पीडीएफ भेजा था, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, मैं वीडियो दूंगा, बस आपको उसे याद रखना है। तो एक क्वेश्चन का अपना तो काम हो जाएगा पार्ट टाइम में, जैसे संडे टू संडे, या फिर एक दिन और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके 1-2 दिन करके 45 मिनट का इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। कम टाइम में आपको उतना ही मार्क्स मिल रहा है। बाकी अदर चैप्टर में आप देखोगे ना, तो उनसे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं पॉलीमर चैप्टर। ये रहा आपका पॉलीमर चैप्टर। सबसे पहले तो आप लोगों को पॉलीमर्स का मीनिंग बता देता हूं कि भाई पॉलीमर जो है इसका मीनिंग क्या होता है। पॉली, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है आपका, वो देखिए, पॉली। ठीक है, एक तो पहला वर्ड जो है यहाँ पर पॉली, और यहाँ पर क्या है, मर। पॉली का मतलब कि भाई मेनी, पॉली का मतलब क्या होगा, मेनी मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट। क्या होता है, पार्ट। डन। मेनी पार्ट्स, मेनी पार्ट का मतलब आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि भैया पॉलीमर मतलब क्या होता है। तो जैसे हमने लिया कि अगर मान लीजिए कि आपने डेली लाइफ में बहुत सारे पॉलीमर देखे होंगे, जैसे कि आप मान लो मार्केट गए, और आपको मार्केट में क्या हुआ, आपको आलू लेना है, पोटैटोज लेना है, या वेजिटेबल्स लेना है, तो जो शॉप का ओनर होगा ना, वो आपको अगर पोटैटोज देगा तो 1 kg वेट करेगा, और अब जिस प्लास्टिक में देता है वो भी प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर होता है। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पॉलीथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। यस सर। वो जो पॉलीथीन होता है ना, किसका पॉलीमर होता है, CH2। CH2 किसका पॉलीमर होता है, एथिलीन का। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, एथिलीन मॉलिक्यूल। इतना तो पता ही होगा। ये मॉलिक्यूल जो है एथिलीन मॉलिक्यूल है। और जब मैं एथिलीन मॉलिक्यूल को बहुत सारे एथिलीन मॉलिक्यूल्स ऐड करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाऊंगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीथीन। वैसे पॉलीएथिलीन बोलते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट मार्केट में कॉमन नेम से पॉलीथीन बोलते हैं। ठीक है, सो आ जाइए हम पॉलीमर की बात करते हैं कि भैया इसको समझते हैं कि मेनी पार्ट। पॉलीमर का मतलब आपको पता चल गया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ। पॉलीमर में और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। एग्जांपल में जैसे कि मैं ये पेन यूज कर, देखिए ये जो पेन है, ये पेन भी पॉलीमर से बना हुआ है। ये जो मैं कपड़ा पहना हुआ हूँ, ये कपड़ा भी मेरा सेलुलोज यानी कि पॉलीमर से बना हुआ है। अगर आप देखोगे बहुत सारे पेंट वगैरह होता है, तो वो भी पॉलीमर से ही बना होता है। आपका मोबाइल कवर से लेके हर चीज जहां भी आप देखोगे, पॉलीमर एक बहुत बड़ा ब्रॉड फील्ड है। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर नजरें घुमाओगे, एक ग्लास भी एक पॉलीमर होती है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे हो, यहाँ पे एक बोर्ड है व्हाइट कलर का, ये बोर्ड भी मेरा पॉलीमर से ही पेंट करा गया है। सो बेसिकली जहां भी देखोगे आपको पॉलीमर मिलेगा, तो इसका बहुत सारा वाइड एप्लीकेशन है। पर हम एप्लीकेशन पे नहीं आ जाएंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉलीमर को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पॉलीथीन से ही शुरू करता हूँ
कि भाई आप मार्केट गए और आपने 1 kg पोटैटो लिया, तो जिस पॉलिथीन में दिया हुआ है वो भी एक पॉलीमर है, और वहीं से हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की स्टोरी। अब एक बात बताइए, मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलूं कि भैया यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एथिलीन मॉलिक्यूल्स है, हमने एक और एथिलीन मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर हमने एक और एथिलीन मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करा, CH2 CH2, एक और एथिलीन मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर देता हूं रेड कलर में, CH2 CH2। एक बात बताइए, यहाँ पर 4 एथिलीन मॉलिक्यूल्स है। अब मैं क्या कहता हूं कि ये जो एथिलीन एक मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये बॉन्ड जो है इधर ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने का एक टेक्निक है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉर्नर पर। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया ए बॉन्ड बी, ए बॉन्ड बी का मतलब क्या कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा सिग्मा बॉन्ड में? यस होगा। चलिए बहुत सही। तो होगा क्या कि यहाँ पर एक जो बी, ये बॉन्ड जो है ना, होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब कि ये बॉन्ड इस फैशन में ब्रेक होगा ना, इस फैशन में ब्रेक होने का मतलब कि भैया ए के पास उसका जो दो, एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था, दोनों ब्रेक हुए तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अगर वो चले गए हैं, तो जैसे ध्यान से सुनिएगा, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आया और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हम इसको बोल देते हैं ए फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? ए फ्री फ्री रेडिकल। रेडिकल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बी फ्री रेडिकल। इसको बोलेंगे बी फ्री रेडिकल। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि इस वाले मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे कि यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड है। एक तो मेरा पाई बॉन्ड है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। इनमें से सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, और ये क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग होता है। तो होमोलिटिक अगर क्लीवेज करवाना होगा, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी यहाँ पर, तो क्या पाई बॉन्ड की होगी कि सिग्मा बॉन्ड की? बताइए। सर पाई बॉन्ड की। ऑफ कोर्स पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड की इसलिए होगी दोस्तों कि यहाँ पर आप देखोगे कि पाई बॉन्ड जो है वो वीक है, क्योंकि ऐसे ओवरलैपिंग होती है ना, ऐसे ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उतना परफेक्ट ओवरलैपिंग होता नहीं है, तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है। और वीक होने का मतलब कि भैया ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर। एक बात बताइए, क्या इस वाले कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे वाले कार्बन जो ये वाला आप देख रहे हो, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्या ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये स्टेबल होगा क्या? बताइए आप लोग। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? दिस इज अनस्टेबल। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्टेट रूल को ये बोलता है कि अगर किसी भी एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या होगा बताइए? स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑक्टेट रूल जब चेक करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, तो ये क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल हो गया। ठीक है, हाईली अनस्टेबल हो गया। तो क्या होता है साथ में कि यहाँ पे दूसरा एथिलीन मॉलिक्यूल देख रहे हो आप लोग, ये वाला एथिलीन मॉलिक्यूल, ये वाला, बोलते रहो यार, बोलते रहो, यस थोड़ा बहुत बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये एथिलीन मॉलिक्यूल्स का भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। तो होमोलिटिक का मतलब कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास। यहाँ पे ऑक्टेट 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया वो मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके बताता हूँ। देखिए, ये रहा आपका सी, ये रहा एच, एच एच, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल, ये रहा एच, ये रहा एच, और ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, यहां से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले से कितना आएगा?
2 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जो कि बॉन्ड ब्रेक करके आ रहा था, तो कितने हो गए टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, बताइए आप Yes, लोग। sir. तो 7 हुआ, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता कार्बन के पास तो वो स्टेबल होता। अब 7 है तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया है, और हाईली अनस्टेबल का मतलब आप समझिएगा कि अब दूसरा मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर एथिलीन मॉलिक्यूल्स है, इसका भी होमोलिटिक फिजन होगा, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले स्पीसीज पे आते हैं जो कि ये वाला है, ये भी इसका होमोलिटिक फिजन होगा, ये भी होगा, तो इस यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, क्योंकि भैया पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है, ये इसका इधर, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल। ध्यान से सुनिएगा, पहले तो यहाँ पर एक ही एथिलीन मॉलिक्यूल्स था, वो एक एथिलीन मॉलिक्यूल्स में दोनों जैसे ही ब्रेक हुए तो यहाँ पे क्या हो गया, अनस्टेबल हुआ। तो ये जो फ्री रेडिकल देख रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन ये और इस वाले कार्बन का, ध्यान से सुनिए, ये वाला एथिलीन मॉलिक्यूल्स और ये वाला एथिलीन मॉलिक्यूल्स दोनों में अपना क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे बताइए, Sigma bond. ये दोनों जो कार्बन है, Bond. ये देखिए, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, देने की बात नहीं है, शेयर करके क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। चलिए सिमिलरली यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल, देखिए एक ये और एक ये वाला, दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या बनने वाला है, सिग्मा। ये भी ओवरलैप करेगा, ये भी ओवरलैप करेगा, और इनके बीच में भी क्या बनने वाला है, सिग्मा बनने वाला है। चलिए अब आप लोगों को मैं समझाता हूं कि यहाँ पे तो जो किनारे वाला है, किनारे वाला, ये तो ऐसे ही फ्री रेडिकल रह जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल। कितने आ गए, तो 1 2 3 4 यानी कि 8, तो CH2 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 कितने हो गए, 3 3 6, ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया CH2 फ्री रेडिकल। एक बात बताइए, कॉर्नर पे ये वाला फ्री रेडिकल तो ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला, और ये वाला भी फ्री रेडिकल आप देखोगे, ये वाला जो फ्री रेडिकल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये भी ऐसे रह जाएगा, तो दोनों इन पे मेरा फ्री रेडिकल रह गया। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर एक एथिलीन मॉलिक्यूल्स, कितने एथिलीन मॉलिक्यूल्स यूनिट जुड़े हुए हैं, 4 एथिलीन मॉलिक्यूल्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, Yes, sir. एक छोटा यूनिट, एक छोटा एथिलीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाया कि नहीं बनाया, ये क्या हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या बना दिया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलिए चाहे लार्ज मॉलिक्यूल्स बोलिए। अब ऐसे ही अगर मैं इसको आप लोगों से ये बोलूं कि भैया ये जो फ्री रेडिकल है, और भी अगर एथिलीन मॉलिक्यूल्स इधर आए तो क्या इससे जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, फ्री रेडिकल ब्रेक होगा। Yes, sir. बाकी लोग एग्री कर रहे हैं, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर ये Yes, ब्रेक sir. होके उड़ता जाएगा, तो इसका मैं मान लेता हूं ना कि ये जो चेन है ना, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, बहुत लंबा बनेगा। सो यहाँ पर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो मैंने बोला कि भैया इधर भी मेरी वैलेंसी खाली है और इधर भी वैलेंसी खाली है, तो इसको मैंने क्या कर दिया कि अब बताइए 4 यूनिट है, 4 मॉलिक्यूल्स, तो क्या मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भैया ये रहा CH2, ये रहा आपका CH2, और ये, और इनटू 4, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. ये Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. चलिए बहुत सही। इधर देखिए, ये जो लेफ्ट साइड है और इधर जो राइट साइड है, इसको मैंने ऐसे टर्न करके लिखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब ये है ना कि आगे और भी मॉलिक्यूल्स दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे, और मेरी चेन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो चलिए अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जो है ना, अगर 4 मॉलिक्यूल्स था, तो आगे बढ़ते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो एथिलीन मॉलिक्यूल्स है, क्या है, एथिलीन मॉलिक्यूल्स, अगर यही एथिलीन मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Yes, sir. बार बार Yes, क्या हो रहा है, sir. एथिलीन मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मोनोमर।
क्या हो जाएगा, मोनोमर। किसी भी पॉलीमर में अगर एक ही मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। और जो फाइनल मॉलिक्यूल्स ये बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। क्या बोलेंगे, पॉलीमर। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, 1 2 3 4, तो 4 मॉलिक्यूल्स है, 5 होगा, 6 होगा, ज्यादा होगा, तो जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमर। ठीक है, आ जाइए आगे बताता हूँ अब आपको कि यही रहा आपका एथिलीन मॉलिक्यूल्स था। ये रहा आपका CH2 और इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने लिया और ये क्या हो रहा है, पॉलीमराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉलीमराइज हो रहा है। पॉलीमराइज हुआ तो क्या हुआ, CH2 और ये आपका ऐसे हो गया और ये वाला ऐसे हो गया इनटू n मॉलिक्यूल्स था, तो ये पॉलीमराइज होगा तो n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यस सर। बाकी लोग यस सर। चलिए अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर क्या है, ये जो एथिलीन है, क्या एथिलीन जो है ये एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। मोनोमर। और इसको क्या बोलेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, इसको हम बोल देंगे पॉलीमर। पॉली का मतलब मेनी, और पॉलीमर। n, हाँ, और n जो है ये एक यूनिट नहीं है, n मतलब बहुत लंबा चेन बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉलीमर के लिए n की वैल्यू जो है ना 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 तक होता है। यानी कि ये जो एथिलीन मॉलिक्यूल्स है, ये वाला एथिलीन मॉलिक्यूल्स 1000 एथिलीन मॉलिक्यूल्स हो, अच्छा है, मोर देन 1 मिलियन, 10⁻6 का मतलब 10 लाख से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं तो एक बड़ा लार्ज क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। समझ में आ रही है बात। यस सर। तो पॉलीमर को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब, मैक्रो का मतलब लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज का मतलब भाई n नंबर ऑफ यूनिट्स है, 1000 से लेके मोर देन 1 लाख, सॉरी 10 लाख से भी ज्यादा। ये रहा आपका पॉलीमर की डेफिनेशन। आगे आते आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा लग रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं, इसको इरेज करता हूँ। हाँ, ध्यान से सुनिए, पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को। यस सर। चलिए यस सर। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीमराइजेशन के केस में, कि भैया एथिलीन, पॉली एथिलीन है, पॉली एथिलीन जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ही है। इसको नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि गड़बड़ हो गया है लग रहा है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। पॉलीमराइजेशन में एक और स्लाइड हमने बना रखा है, सो यहाँ पे आप देखिएगा क्या मतलब है। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर एंड टू फॉर्म अ पॉलीमर। जैसे कि हम पॉलीस्टाइरीन की बात करते हैं, तो स्टाइरीन में ना, पॉलीस्टाइरीन का एक पॉलीमर है और इसका जो मोनोमर है, क्या मोनोमर, मोनोमर जो है वो स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स है। उसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, ये आप लोग देखिए, ये बेंजीन रिंग है और इससे CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है, स्टाइरीन। क्या नाम है, स्टाइरीन। स्टाइरीन है। ये मोनोमर है, यही बार बार, जैसे एथिलीन वहां पर था ना, एथिलीन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो एथिलीन मॉलिक्यूल्स बार बार एन टाइम था, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक मॉलिक्यूल्स था तो एथिलीन था, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉली एथिलीन। समझ में आया। यस सर। सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा, पॉलीस्टाइरीन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक मोनोमर है आपका स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स, और स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये बार बार ना फ्री रेडिकल के थ्रू कंबाइन करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा आपका बेंजीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यहाँ पर जो है CH डबल बॉन्ड
CH2। एक और बेंजीन मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए, तो ये सॉरी एक और मोनोमर ले लीजिए, तो ये हो गया CH2। एक और ले लेते हैं यहाँ पर CH, ये रहा आपका बेंजीन मॉलिक्यूल्स, और ये रहा आपका CH2। ध्यान से सुनिए, क्या ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा? तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब बताइए कि ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, फिर ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों के सामने मैं एक ड्रॉ करता हूँ कि इधर वाला जो है ना, ये वाला तो खाली रह ही जाएगा और ये वाला भी खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 मोनोमर है। जब 3 मोनोमर्स पॉलीमराइज होंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूट सा बेंजीन रिंग, और ये हो गया आपका CH2, और ये रहा आपका ऐसे। क्या इसको मैं 3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? Yes, sir. अब Yes, ध्यान से sir. सुनिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ये रहा आपका 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स बना। तो हम इसको क्या ट्राइमर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes, sir. कितने मोनोमर है इसमें? 3। 3. एक मोनोमर ये, 3 एक moles. मोनोमर ये, और ये, तो 3 मोनोमर है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइमर। अगर 2 होता तो क्या बोलते हम इसको? Dimer. और अगर मान लीजिए 4 होता तो हम क्या बोलते? टेट्रा। Tetramer. और 5 होता Tetramer. तो हम क्या बोलते? पेंटामर। और Pentamer. 6 होता, 7 होता तो फिर आप पॉलीमर ही बोल देना, भैया इतना झंझट हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था आपका ट्राइमर। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, पॉलीस्टाइरीन की बात कर रहे हैं, तो पॉली का मतलब कि n नंबर ऑफ स्टाइरीन मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा? तो हमने क्या लिया यहाँ पर कि ये रहा n नंबर ऑफ स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया CH2, और ये आपका क्यूट सी बेंजीन। अब ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पॉलीमराइज होंगे। पॉलीमराइज होगा, तो पॉलीमराइज होने के बाद से ये रहा आपका अनसैटिस्फाइड बैलेंसी CH, इधर हो गया CH2, और इधर भी अनसैटिस्फाइड बैलेंसी, और यहाँ पर क्या हो गया? क्यूट्स आपका बेंजीन रिंग। और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या, अब एक बात बताइए, एक ही मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, एक ही स्टाइरिन मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पे n लगा दिया, मतलब बहुत सारा पॉली स्टाइरिन मॉलिक्यूल्स है, मतलब मेनी पॉलीस्टाइरिन मॉलिक्यूल्स है। तो क्या मैं इसको पॉली स्टाइरिन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? Yes, sir. ये जो Yes, sir. पॉलीमर बनेगा, ये जो पॉलीमर बनेगा, इसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स नहीं है, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स हैं। और यही बोलेंगे भैया, ये अपना जो प्रोसेस है कि एक मोनोमर जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, और बहुत लार्ज बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहा है। ये प्रोसेस को, जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है ना, कि भैया एक मोनोमर जो है बार बार जुड़ जुड़ के लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। और जो यूनिट Polymerization. बार बार ऐड होगी उसको हम बोलेंगे मोनो। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है, अगर आपसे ये पूछूं कि भैया पॉली स्टाइरीन का मोनोमर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? स्टाइरीन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये रहा पॉलीएथिलीन, क्या था? पॉलीएथिलीन जो पॉलीमर था, उसका मोनोमर क्या होगा? Sir, ethylene. डन। बाकी सब लोग एग्री कर रहे हो? प्लीज बोल दो यार। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। आगे बढ़ते, ये रहा पॉलीमराइजेशन में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वहां पर तो हमारा मोनोमर क्या थे? सेम ही था, बार बार रिपीट हो रहा था। अब हम बात करते हैं ना, पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉलीमर, या बगल में आप यहाँ क्या लिख सकते हो? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो, क्योंकि वो कंबाइन करके क्या बना रहा है? पॉलीमर बना रहा है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहा है।
हमने देखा कि बार बार, अब यहाँ पे देखिएगा कि एक एग्जांपल है आपका स्टाइरीन प्लस ब्यूटाडाइन। स्टाइरीन प्लस ब्यूटाडाइन, यानी कि यहाँ पर कितने मोनोमर हैं? 2। कितने मोनोमर हैं? 2। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्टाइरीन का स्ट्रक्चर बताता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सो ये रहा आपका क्यूट सी बेंजीन, और ये आपका CH2। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है? ब्यूटाडाइन। मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, CH2 CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, और ये हो गया आपका CH2। 1 2 3 4। एक बात बताइए, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाइन होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसको क्या बोलेंगे? इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाडाइइन। आगे हम समझते रहेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि एक जो अपना पॉलीमर, एक जो मोनोमर है वो कौन सा है? ब्यूटाडाइन। और दूसरा मोनोमर कौन सा है यहाँ पर? स्टाइरीन। इतना क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते। चलिए, ये दोनों क्या करेंगे? पॉलीमराइज कर। पॉलीमराइज का मतलब कि ये आपस में कंबाइन होते रहेंगे। स्टाइरीन से ब्यूटाडाइन कंबाइन होगा, फिर ब्यूटाडाइन से स्टाइरीन, फिर स्टाइरीन से ब्यूटाडाइन, से जुड़ते रहेंगे। सो बेसिकली मैं ये बोलता हूँ कि भैया यहाँ पर आप देखिए, स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। ये रहा आपका CH2 प्लस ये आपका ब्यूटाडाइन वाला CH CH2, और इसके साथ में एक और मोनोमर फिर जुड़ता रहेगा, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, फिर ब्यूटाडाइन, फिर स्टाइरीन, फिर ब्यूटाडाइन, जुड़ते रहेंगे और बहुत लंबी चेन बन जाएगी। बड़ा जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसको बोलेंगे पॉलीमर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये रहा CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा आपका क्यूट सा बेंजीन, प्लस आपका फिर ब्यूटाडाइन आ जाएगा। सो ये रहा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम जनरलाइज इक्वेशन लिखेंगे। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल कनेक्ट होगा, ये इधर और ये इधर, ये वाला इधर ब्रेक होगा, ये वाला इधर ब्रेक होगा। बेसिकली ये भी और ये भी ऐसे ही ब्रेक होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग। यस सर। चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे स्टोरी क्या हो रही है कि ये फ्री रेडिकल इससे और इससे तो कंबाइन हो गया ना? यस सर। ये वाला जो फ्री रेडिकल है इससे और इससे कंबाइन हो गया। फिर क्या होगा? अगला वाला कि भैया ये वाला भी जो है ना, ये वाला इससे और ये वाला इससे कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद याद रखिएगा कि ये वाला जो है ना, ये बीच वाला जो बच रहा है, ये दोनों कंबाइन करके पाई बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे? पाई बॉन्ड। ये वाला जो है पाई बॉन्ड बना देंगे। सो हो क्या रहा है यहाँ पर? इधर वाली भी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहेगी और ये आखिरी वाली भी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहेगी, क्योंकि इससे अगला स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाएगा और फिर उससे ब्यूटाडाइन जुड़ता रहेगा, लंबी चेन चलती रहेगी। इसको अगर मैं शॉर्टकट लिखूं दोस्तों तो कैसे लिख सकता हूं, वो देखिए। ये रहा आपका ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी CH, इधर आपका क्यूट सी बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका CH। अच्छा ब्यूटाडाइन है ना, लंबा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सो मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ ऐसे वाला यहाँ पर। सो ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी CH, ये रही आपकी बेंजीन रिंग CH2, ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 यूनिट है कि नहीं बताइए आप? यस सर। एक तो ये, एक ये, तो हमने 2 लिख दिया। अब साइमल्टेनियसली अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया ये तो हमारा डाइमर का एग्जांपल हमने समझाया, किसका? डाइमर का। अब पॉलीमर की बात करते हैं। सो आ जाइए यहाँ पे देखिए, n नंबर ऑफ स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स मैं लेता हूं। कितने? n नंबर ऑफ स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स। सो ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस n नंबर ऑफ ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स लूंगा, तो ये हो जाएगा CH2 CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH
और यहाँ पे हो जाएगा CH2। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये इधर फ्री रेडिकल, ये जो अंदर वाले हैं ना वो तो मिलके पाई बॉन्ड बना देंगे, तो उनका लफड़ा है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे और n नंबर ऑफ पॉलीमर बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। क्या करेंगे, ये पॉलीमराइज। तो कैसे बनेगा, एक सेटिस्फाइड वैलेंसी, ये हो गया CH2, इधर हो गया CH2, CH डबल बॉन्ड CH, इधर क्या हो गया CH2, और ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, यहाँ पे ये N। ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, Yes, sir. ठीक है। Yes. सो चलिए, अब एक बात बताइए कि यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम बोलेंगे कि भैया ये आपका पॉलीमर है, पॉलीमर है। लेकिन इसका नाम क्या रखना है वो ध्यान से सुनिएगा। ब्यूना रबर, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, Buna rubber. ब्यूना रबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कहां से नाम आया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक बात बताइए, ये B फॉर ब्यूटाडाइन, नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ चेंज कर देंगे, ब्यूना नहीं बोलते मुझे। हाँ, ब्यूना एस रबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ब्यूना एस रबर। ब्यूना का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन, एस फॉर क्या होता है, स्टाइरीन रबर। ये जो पॉलीमर से बनेगा ना, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूना एस। ब्यूना एस अगर लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है कि ब्यूना मतलब ये वाला ब्यूटाडाइन वाला स्ट्रक्चर, और एस मतलब स्टाइरीन वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलके जो कंपाउंड पॉलीमर बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, ब्यूना एस रबर या ब्यूना एस पॉलीमर। एक और इसका नाम है, वो नाम क्या है, SBR। इसका क्या नाम है, एक और नाम है SBR। एस का मतलब स्टाइरीन, बी का मतलब ब्यूटाडाइन, ठीक है। एस का मतलब स्टाइरीन, बी का मतलब ब्यूटाडाइन, आर का मतलब रबर। तो ये जो पॉलीमर बनता है ना, ऑब्वियसली ये रबर होता है। जैसे आपने कभी घर पे देखा होगा कि जो हम लोग ट्यूब वगैरह रखते हैं, या फिर कोई रस्सी वस्सी कुछ चीज बांधने वगैरह के लिए जो हम रबर यूज करते हैं ना, बहुत ज्यादा रेजिस्टिव होता है। उसमें कौन सा रबर यूज करा जाता है, SBR, यानी कि ब्यूना एस रबर या फिर SBR रबर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. अब एक बात बताइए, Yes. आप लोगों से मैं ये पूछूं कि यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट है, कौन कौन सी मोनोमर यूनिट है, तो क्या बताओगे आप लोग, Sir, styrene और and butadiene. क्या, बाकी लोग समझ रहे हो ना, बाकी लोग बोल ही नहीं रहे यार, एक तो 7 लोग हैं उसमें भी मैं हूं, 6 लोग, कम से कम बोल दिया करो। मोनोमर कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका ये वाला ब्यूटाडाइन भी मोनोमर होगा क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है, और दूसरा मोनोमर क्या होगा, स्टाइरीन होगा। और इनके नाम पे ही पॉलीमर का नाम पड़ा हुआ, ब्यूना एस या फिर SBR। ठीक है, SBR का मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडाइन। चलिए, बहुत सही। तो हमने पॉलीमराइजेशन देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। कि भैया जो बार बार रिपीट हो रही थी ना यूनिट, उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि जो हमारा पॉलीमर होता है वो कितने टाइप का होता है। सो बेसिकली चलिए पॉलीमर की बात करते हैं बेस्ड अपॉन मोनोमर यूनिट रिपीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा जो है होमोपॉलीमर है। क्या है, होमो पॉलीमर। होमो को अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करने की बोलूं तो यहाँ पे देखिएगा, होमो, होमो का मतलब क्या होता है, Same. सेम। ठीक है, पॉलीमर का आप क्या लिखोगे भैया, पॉली,
ठीक है, अब मर्स ब्रेक करके लिखो मर्स। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। मर्स का मतलब क्या होता है, पार्ट। यानी कि सेम मेनी पार्ट्स, यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहा था ना, क्या हो रहा था, बार बार जो रिपीट हो रहा था, जैसे एथिलीन में आपने देखा था कि एथिलीन ही रिपीट हो रहा था। यहाँ पे आ जाइए, वापस आ जाइए, ये देखिए पॉली एथिलीन में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉरी यार, एथिलीन, हाँ एथिलीन में क्या, यही CH2 यही मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, Yes, sir. एक कहीं मोनोमर था जो बार बार रिपीट हो रहा था। स्टाइरिन में आ जाइए, तो स्टाइरिन में देखिए ये हो गया, ये हो गया, जितने भी मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहे थे वो स्टाइरिन ही था, दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स नहीं था स्टाइरिन को छोड़ के। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो क्या था अपना, कि भाई साहब जो एथिलीन हो गया, चाहे स्टाइरिन वाला जो हो गया, वो सभी के सभी हमारे होमोपॉलीमर में आएंगे, क्योंकि वहां पर मोनोमर यूनिट क्या है, एक ही है। कोपॉलीमर की बात करते हैं, को का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। क्या का मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, डिफरेंट। और पॉली का मतलब कि भैया पॉली मतलब मेनी, मर्स मतलब पार्ट, तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे आप जैसे आ जाइए, हम यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर में आप देखोगे अ पॉलीमर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स इज रिफर्ड एज कोपॉलीमर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा स्ट्रक्चर था, हाँ ये वाला, यहाँ पे कितने मोनोमर हमने यूज करा था, Sir, 2. तो अब आप लोग बताइएगा मुझे कि अगर हमने दो, तो यहाँ पर क्या दो अलग अलग पॉलीमर हमने यूज करा है कि नहीं करा है, दो अलग अलग मोनोमर हमने यूज किया है कि नहीं किया है, Yes, sir. तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, कोपॉलीमर की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे Copolymer. कि एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि भैया ये रहा आपका पॉलीथीन, पॉली एथिलीन, या फिर क्या हो जाएगा आपका पॉली स्टाइरीन, ये हो गया। या यहाँ पर देखिए ये किस कैटेगरी में आएगा, होमोपॉलीमर, क्योंकि जो एथिलीन मॉलिक्यूल्स है वही बार बार, मोनोमर एक ही टाइप का है। पॉलीस्टाइरीन में भी सिर्फ स्टाइरीन ही बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर जो हमने देखा था ब्यूना, कौन सा, ब्यूना एस में, क्या ये मेरा होमोपॉलीमर की कैटेगरी में आएगा कि कोपॉलीमर के, Sir, copolymers. ठीक है, कोपॉलीमर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो मोनोमर आता है। पहला तो मोनोमर आता है स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन हो गया, और दूसरा कौन सा आता है, ब्यूटाडाइईन। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि और मान लीजिए कि एक बेकेलाइट का एग्जांपल दे देता हूं। बेकेलाइट में आप देखोगे ना कि इसमें बेकेलाइट में मेरा क्या होता है, एक मोनोमर क्या होता है, फिनॉल होता है, और दूसरा मोनोमर क्या होता है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर भी दो टाइप के मोनोमर यूनिट हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि भैया ये कोपॉलीमर है, ये मेरा होमोपॉलीमर नहीं है। चलिए इसके बेसिस पे आपको क्लियर हो गया, Yes, sir. कोपॉलीमर होमोपॉलीमर आप लोग Yes. डिसाइड कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए ना कि जो पॉलीमर हमारे आसपास या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो पहला जो पॉलीमर कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं सोर्स और ओरिजिन के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ देखोगे कि सोर्स के बेसिस, तो सोर्स में ये जो मैं कपड़ा पहना हूं इसका कॉटन कहाँ से आता है, किसी प्लांट से आता है, समझ में आ रही है बात, किसी अगर प्लांट से आता है तो उसका सोर्स क्या हो गया, नेचुरल सोर्स हो गया। तो उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि पॉलीमर कितने टाइप का होता है। दूसरा क्या है, मोड ऑफ द सिंथेसिस, कि भैया जो आप सिंथेसिस कर रहे हो, जो रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें रिएक्शन में क्या कोई प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है या कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, उसके बेसिस पे।
थर्ड क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे आप लोग देख रहे थे कि भैया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऐड हो रहा था, तो हो सकता है कहीं पर जो है कोई और मैकेनिज्म लगे, एनायनिक या कैटायनिक मैकेनिज्म लगे, तो उसके बेसिस पे भी हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है हम अलग करेंगे। एक आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, कि भैया जो बहुत लंबा सा मॉलिक्यूल बन रहा था, आपने देखा था ये जो मॉलिक्यूल जैसे बढ़ता बढ़ता जा रहा है, बहुत लंबी चेन, तो उस लंबी चेन में भी थोड़े अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं उसके बेसिस पर। और फोर्थ जो है मेरा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे दोस्तों। जैसे आपने देखा था कि एक जो है CH2 और दूसरा जो CH2 था, इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा था, इसके फोर्सेस के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे। या फिर जो एक लंबी पॉलीमर चेन बन रही है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि भैया पॉलीमर कितने टाइप का होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रबर बड़े सॉफ्ट होते हैं, उसको आप खींच दो, ठीक है, तो वो बहुत लंबे जाएंगे। और लेकिन कुछ होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, उनको ज्यादा खींच नहीं सकते, तो उनके बीच में फोर्सेस क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। ठीक, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहला कि बेस्ड ऑन द सोर्स और ओरिजिन। बेस्ड ऑन द सोर्स और ओरिजिन जो हमने पहला देखा था, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग कि भैया नेचुरल पॉलीमर होता है, और दूसरा क्या होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, चलिए नेचुरल पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर की बात करोगे आप, तो जैसे यहाँ पे देखिए, दीज आर द सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल ओरिजिन, दीज फाउंड इन द नेचर्स मेनली प्लांट एंड एनिमल्स। जो नेचुरल पॉलीमर की जब आप बात करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन या रबर हो गया, या सिल्क हो गया, या ऊल हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज, या एंजाइम, या हीमोग्लोबिन। चलिए सबसे पहले हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो भी एक पॉलीमर होता है, तो क्या उसको कोई साइंटिस्ट बनाता है या कोई बाहर से बना के ब्लड डालता है? ऐसा तो होता नहीं है। वो एनिमल में बाई नेचुरल आता है, बाई नेचर आता है। किसी के अंदर अगर ब्लड है तो वो बाई नेचर आता है, ऐसा नहीं है कि हम बना रहे। तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक नेचुरल पॉलीमर हो गया। जैसे कि प्रोटीन आप देखिएगा, प्रोटीन का मतलब ये जो हमारी स्क्रीन देख रहे हो ना, स्किन में जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड मिलके एक बहुत लंबी चेन बनती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। अब एक बात बताइए, ये जो बॉडी है कहीं बनती है क्या, बाहर किसी लैब में? नो सर। ठीक है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, बाय नेचर आ रहा है। तो जितने भी आते हैं, जैसे रबर हो गया, आपने सुना होगा कि कोई एक प्लांट होता है जिसमें से रबर निकलता है, तो वो भी बाय नेचर आता है। सेलुलोज, यहाँ पे देखिए जो सेलुलोज की बात कर रहे हो ना, ये सेलुलोज जो है या स्टार्च जो है, ये पोटैटो में मिलता है। स्टार्च किस में मिलता है, पोटैटो में मिलता है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, नेचर से ही सारे पॉलीमर मिल रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि भैया ये जितने भी हैं ये नेचुरल पॉलीमर से। चलिए आ जाइए, नेचुरल पॉलीमर की हमने बात कर ली। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है सर जी? तो यहाँ पे देखिएगा, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ या पार्शियल बोल सकते हैं, हाफ या फिर पार्शियल। चलिए आ जाइए, हाफ या पार्शियल का मतलब क्या होता है, सेमी सिंथेटिक। इससे आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ना हमने क्या करा, इसका मीनिंग देखिए, दीज are the substances which are obtained by using natural polymer and some modification are made in natural polymer by artificial means। इनका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप लोग आ जाइए वापस थोड़ा सा नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल में देखिए। यहाँ पर आप सेलुलोज देख रहे हो, ये सेलुलोज को हमने क्या यस करा, सर। सेलुलोज में हमने इसी सेलुलोज को नाइट्रिक एसिड क्या किया, हमने HNO3 के साथ क्या कर दिया, थोड़ा सा रिएक्शन करवाया। और जैसे ही HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज। ये एक एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, एक्सप्लोसिव। अब ये एक्सप्लोसिव की तरह। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो नाइट्रोसेलुलोज था,
पहले नेचर में था, लेकिन हमने नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ ऐसा रिएक्शन करवाया, अब जो पॉलीमर बना वो क्या बन गया, नाइट्रोसेल्यूलोज। अब ये नाइट्रोसेल्यूलोज अब ना ही प्योर नेचुरल रहा और ना ही ये प्योर सिंथेटिक है, क्योंकि सेल्यूलोज तो नेचर से आया है। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या, कि भैया हमने नेचर वाले पॉलीमर को लिया और उसमें थोड़ा बहुत छेड़खानी की, छेड़खानी इन द सेंस से कुछ केमिकल रिएक्शन करवाया और नया पॉलीमर बना दिया। तो वो पूरा ना प्योर नेचुरल है और ना ही प्योर क्या है, सिंथेटिक है। तो हम उसको क्या बोल देंगे भैया, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। क्लियर, समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये प्योरली हम बना रही ने, नेचर से लाए, थोड़ा बहुत उसमें से हमने मॉडिफाई कर दिया, तो जो पॉलीमर बनेगा उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। अब आ जाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर में। यहाँ पर क्या है ना, कहानी कुछ और है। सिंथेटिक का मतलब आप समझ रहे हो कि भैया ऐसे पॉलीमर जिसको हमने खुद बनाया है, लैब में बनाया है, किसी की हेल्प नहीं ली, ना नेचर की हेल्प ली, हमने सिर्फ अपना दिमाग लगाया और उसके बेसिस पे हमने पॉलीमर्स बनाए। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, इसको देखते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर, इसका क्या मतलब कहने का है कि दीज आर, यहाँ पे सॉरी मैम नहीं होगा, ये मैन मेड होगा। ये क्या है, दीज आर द मैन मेड पॉलीमर्स। मैन मेड पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी। हमें इसकी किसी नेचुरल पॉलीमर की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है भैया, हमें थोड़ा दिमाग और कुछ केमिकल्स चाहिए जिसके बेसिस पर हम ये सिंथेटिक पॉलीमर लैब में बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया देखिए, ये पॉलीएथिलीन जो आप प्लास्टिक यूज करते हो वो क्या है, मेरा सिंथेटिक पॉलीमर है। प्योरली हमने क्या करा, एथिलीन मॉलिक्यूल्स लिया और उसको पॉलीमराइज कर दिया, तो हमें प्लास्टिक मिल गया, उसको हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन। यहाँ पे आप देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का शॉर्टकट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी। पी फॉर पॉली, विनाइल का मतलब वी, और क्लोराइड से हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। आप लोगों ने किसी एड में देखा है पीवीसी पाइप पानी वानी के ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं लोग, Yes, sir. एड वगैरह? Yes, तो वो sir. कौन सा पॉलीमर होता है, जो पाइप वगैरह पानी वानी का लगता है, तो उसमें जो पॉलीमर होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पॉलीस्टाइरीन जो आपने हमें से पहले हमने देखा था, ये भी मेरा क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है, क्योंकि हमने लैब में खुद बनाया। नायलॉन की बात करोगे तो जो रस्सी वगैरह होता है वो नायलॉन होता है। बेकिलाइट सबसे अच्छा है। बेकिलाइट का मतलब, आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह देखा है जिसमें स्विच वगैरह जो होता है बहुत टफ मटेरियल होता है, वो किसका होता है, बेकिलाइट का बना होता है। जो स्विच वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह, वो किसका मटेरियल का होता है, बेकिलाइट का होता है। तो सिंथेटिक पॉलीमर समझ में आ गया, जिसे हम सिर्फ लैब में बना सकते हैं। डन, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, ग्रेट। सो ये वही है, सब कुछ उसी में है और कुछ उसमें बताना नहीं है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस, की भैया जो आपका रिएक्शन है ना उसके बेसिस पर। तो पहला क्या है, यहाँ पर आप देखोगे एडिशन पॉलीमर, क्या, एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर। दूसरा जो है कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसका मतलब आप समझिएगा क्या कहना है कि these are polymers formed by addition together of molecules of monomer to form macromolecules without eliminating anything. विदाउट एलिमिनेटिंग एनीथिंग, यानी कि यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगा ना दोस्तों, जो केमिकल रिएक्शन होने वाली है पॉलीमराइजेशन में, उसमें कोई ना डबल, जैसे कि कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बाई प्रोडक्ट का मतलब कि वाटर नहीं निकलेगा, ना CO2 गैस निकलेगी, ना HCl निकलेगा। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो साइड में कोई बाई प्रोडक्ट बनता है ना, यहाँ पर ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, इथीन, आपने देखा था पॉलीएथिलीन, विनाइल क्लोराइड या ब्यूटाडाइन का जब हम करेंगे पॉलीमराइजेशन, तो वहां पर आपको जो एग्जांपल्स में हमने एडिशन पॉलीमर का आगे हम समझेंगे। इसका नोट लिख लीजिए, एडिशन पॉलीमर वही शो करेगा जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा। कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर का क्या कहना है कि भैया यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगा ना, कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स
विच एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, वाटर निकल सकता है, ROH यानी एल्कोहल, NH3 मतलब एमोनिया गैस प्रोड्यूस हो सकती है, दूसरा क्या HCl या CO2 एटसेट्रा। कंडेंसेशन पॉलीमर आप तब बोलोगे कि भैया जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना, वहां से आपको क्या हो, कम से कम कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट तो निकले। क्या? कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट, जैसे हमने वाटर, एल्कोहल, NH3, HCl या CO2 हमने मेंशन करा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहला एग्जांपल क्या है, टेरिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल टेरिथैलेट जो है, ये जैसे बेकेलाइट, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये जब क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे तो कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। नोट कर लीजिए कि ये तब शो करेगा जैसे कि कंडेंसेशन पॉलीमर आर जनरली फॉर्म बाय रिएक्शंस बिटवीन पॉलीफंक्शनल मोनोमर। जो मोनोमर होंगे ना, उनके पास कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए। ये क्लियर होगा एग्जांपल से जब मैं कंटिन्यू करूंगा तब। सो वेट अ मिनट, एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। एडिशन पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर की, यहाँ पर क्या था, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों हमें। तो चलिए आ जाइए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ PVC पाइप का। PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। मेरा मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर इसका फुल नाम लिख देता हूँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर क्या होगा उस मोनोमर का, तो ये रहा, ध्यान से सुनिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या बोल देंगे इसको, Cl। ठीक है, ये क्या होगा, ध्यान से सुनिए, इतने वाले ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, विनाइल। इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोल देते हैं हम लोग, विनाइल ग्रुप। और उससे क्लोरीन जुड़ गया हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, विनाइल क्लोराइड। डन, समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए यहां पर लिख देता हूं, CH2 CH, इसको हम बोल देंगे भैया, ये जो ग्रुप है ना इतना, इसको हम बोलेंगे विनाइल ग्रुप। और आगे क्लोरीन जोड़ दिया तो इसको क्या बोल देंगे, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर मोनोमर क्या होने वाला है, विनाइल क्लोराइड। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भैया यहाँ पे देख लीजिए, एक और विनाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, CH2 CH Cl। ये इधर ब्रेक होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल कंबाइन होगा। तो जो बाइमर बनने वाला, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो कुछ ऐसे ऐसे होगा, CH2 CH Cl। बाइमर ऐसे होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. तो अब मैं पॉलीमर बना देता हूँ भाई, ये रहा N CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये पॉलीमराइज हो रहा है, पॉलीमराइज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ, ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी बता रहा है, CH2 CH Cl, और ये अनसेटिस्फाइड, और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर पॉलीमराइज हो रहा है। तो अब एक बात बताइए, एक विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स था, ये कितना था, एक ही विनाइल क्लोराइड मोनोमर है कि नहीं, और N नंबर यानी कि पॉली, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बने, तो इस पॉलीमर का नाम क्या हो जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। डन। इस पॉलीमर का क्या नाम रखेंगे हम लोग, Polyvinyl chloride. एक बात बताइए, Polyvinyl क्या chloride. साइड में यहाँ पर H2O, चाहे HCl, चाहे CO2, ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट तो नहीं निकल रहा, तो ये No. किस कैटेगरी में आएगा, एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। चलो हमने इसका भी देख लिया, और एग्जांपल अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं। चलिए आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ब्यूना रबर की बात करते हैं। ब्यूना रबर, ब्यूना रबर में आपका जो मोनोमर होगा ना, क्या मोनोमर, वो क्या होगा, मोनोमर ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। अगर ब्यूना यस लिखेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, फिर ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। अगर ब्यूना रबर बोला हुआ है सिर्फ BUNA, तो उसमें मोनोमर क्या है आपका,
ब्यूटाडाइन। इसका पॉलीमराइजेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n नंबर ऑफ ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स, सो CH2 CH, यहाँ पे क्या हो गया CH, ये हो गया CH2, और ये किस में जा रहा है भैया, पॉलीमराइजेशन में। पॉलीमराइजेशन में जाएगा तो क्या बनाएगा, ऐसे CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा CH2S, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, ब्यूना एस रबर, ठीक है। सॉरी ब्यूना एस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ ब्यूना रबर बोलेंगे, ब्यूना रबर। ब्यूना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया सिर्फ इसमें ब्यूटाडाइन ही है, स्टाइरिन नहीं है। अगर स्टाइरिन आ जाएगा तो क्या बोल देंगे, ब्यूना एस रबर। क्लियर हो गया। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा, तो ये एडिशन की कैटेगरी में आएगा। चलिए आ जाते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के केस में, कि भैया कंडेंसेशन कब बोलोगे। ठीक है, टाइम कितना हुआ, 8:14, अभी बहुत टाइम है। कंडेंसेशन पॉलीमर भैया, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल कौन सा ले लें, गिब्टल पॉलीमर। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, GYPTAL, गिब्टल पॉलीमर। गिब्टल पॉलीमर में आप देखोगे कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो मोनोमर होते हैं। दो मोनोमर होने का मतलब भैया पहला जो मोनोमर है वो एथिलीन ग्लाइकॉल है। क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकोल, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, OCH2 CH2OH। एक बात बताइए, ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। Yes, sir. हमने क्या बोला था कंडेंसेशन में कि भाई साहब बाई फंक्शनल ग्रुप या पॉली फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, तो बाई फंक्शनल ग्रुप तो हो गया। याद रखिएगा कि पॉली फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। दूसरा क्या होता है मोनोमर, वो होता है आपका थैलिक एसिड होता है, PHTHALIC, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, दूसरा मोनोमर का ये रहा, थोड़ा नीचे, क्यूट सी बेंजीन रिंग, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। डन, समझ में आया। ये किसका स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, थैलिक एसिड। यहाँ पे आप देखिए इसको, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Carboxylic acid. नोट कार्बोक्सिलिक। कर लीजिए। अब देखिए इसके भी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये और एक ये, तो कम से कम ना दो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी ये कंडेंसेशन पॉलीमर शो करेगा। सो चलिए इसका पॉलीमराइजेशन आप लोगों को समझाता हूं। देखिए n नंबर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, O CH2 CH2OH, और यहाँ पर क्या है, n नंबर ऑफ थैलिक एसिड भी है। क्यूट सी बेंजीन, ये हो गया। चलिए ध्यान से सुनिए, ये दोनों पॉलीमराइज होंगे ना, दोनों जुड़ेंगे पॉलीमराइज होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या हो रहा है, पॉलीमराइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है ना OH, और यहाँ से क्या है H, कंबाइन करेगा और निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या निकल रहा है यहाँ पर, Water molecules. अब बताइए इधर दूसरे साइड आ जाइए, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये रहा, इस तरफ आ जाइए, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं क्या करूं, एक और एथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल्स रख दूं यहाँ पर, तो क्या यहां से ये इसके साथ कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा कि नहीं निकालेगा। Yes, sir. यस चलिए सर। बढ़िया।
एक और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। सिमिलरली अब बताइए कि इधर एक और, ये जो OH दिख रहा है, एक और थाइलिक एसिड इधर आ जाए, ये थैलिक एसिड एक और आ जाए, तो क्या इसके साथ कंबाइन करके एक और वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? Yes, sir. अगर मान लीजिए कि इधर एक और एथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल्स आ जाए, CH2 तो क्या यहाँ से एक और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा? और ऐसे ही बारी बारी, एक बार थैलिक एसिड, फिर एथिलीन ग्लाइकॉल, फिर दूसरी बार थैलिक एसिड, फिर एथिलीन ग्लाइकॉल, एक लंबी चेन बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. और Yes, sir. हर स्टेप पर क्या वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? Yes, sir. तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा ये? Condensation. कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसके लिए मैं शॉर्टकट एक एग्जांपल लिख देता हूं। अब उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं NOH CH2OH और थैलिक एसिड, n नंबर ऑफ थैलिक एसिड ये क्या हो रहा है? पॉलीमराइज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा भैया क्या लिख रहा हूं मैं। ये आपकी अनसेटिस्फाइड वैलेंसी CH2 ये रहा O, यहाँ पे हो गया कार्बन कार्बन, बताते रहिएगा आप लोग। यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। सो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ना एक कलर चेंज करके लिखता हूं। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम बोल देते हैं एस्टर। क्या बोल देते हैं? Ester. एस्टर। ठीक है, तो गिब्टल का जो पॉलीमराइजेशन होगा वो भैया ऐसे होगा। इसमें एक बात बताइए, ये होमो पॉलीमर में आएगा कि कोपॉलीमर में आएगा? Sir, copolymer में. कोपॉलीमर में, क्योंकि दो अलग अलग मोनोमर है। दूसरा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एस्टर मॉलिक्यूल्स है, हर बार एस्टर फॉर्म होगा तो हम क्या बोलेंगे? एस्टर लिंकेज यहाँ पे बन रही है तो इसको बोल देंगे पॉली एस्टर। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? एस्टर है, तो हम बोल देंगे कि भैया एक एस्टर और बहुत सारे एस्टर बनेंगे जुड़ जुड़ के, तो हम बोल देंगे पॉली एस्टर या फिर गेप्टल पॉलीमर। क्या बोलेंगे? Glyptal polymer. आप लोगों को बोलेगा भैया कि गिब्टल पॉलीमर ऑप्शन दे देगा और इसमें बोलेगा 4 ऑप्शन, भैया एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, थैलिक एसिड प्लस स्टाइरिन, थैलिक एसिड प्लस एथिलीन, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप लोग? एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। डन? Yes, sir. चलिए, सो कंडेंसेशन एडिशन आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें फर्क क्या है कि बाई प्रोडक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, और बाई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। सो ये रहे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस, और आपका आज की क्लास ओवर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? इसको मैं स्टॉप कर देता हूं।